एम्बेसडर साहबा, ये जो टीम गई है इंडिया की और पाकिस्तान की भी जा रही, अब तो सीज फायर हो गया और ये भी बात सुनने में आ रही है कि अब ये इंडेफिनेट है सीज फायर, परमानेंट नहीं है लेकिन इंडेफिनेट है। अब ये भी जरा तफरीक बता दीजिएगा हमें कि परमानेंट सीज फायर क्या होता है और इंडेफिनेट क्या होता है, और इन टीम्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये करने क्या गए हैं, दुनिया को कन्विंस करके इंडिया क्या करना चाहता है, पाकिस्तान पे दूसरा हमला करना चाहता है? डॉक्टर साहब, इनडेफिनेट सीज फायर वो होता है जिसकी मियाद जो है वो डिफाइन नहीं होती है। सो इनडेफिनेट का मतलब है, हो सकता है 10 दिन की हो सकता है 20 दिन की हो सकता है 1 दिन की हो, वो उसका मियाद डिफाइन नहीं है। परमानेंट सीज फायर है जैसे आपका लाइन ऑफ कंट्रोल कश्मीर में है, कि आपने वो लाइन जो है दोनों साइड ने अपनी उधर, मतलब उसको आप लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, वहां पे आपका सीज फायर दोनों साइड ने कर लिया हुआ है। वक्तन फवक्तन वायलेशन इंडिया करता है, जवाबी कार्रवाई भी होती है, लेकिन वो एक इंटरनेशनली नोन लाइन ऑफ कंट्रोल है अब, और वो उसे मतलब कदरे आप परमानेंट कह सकते हैं। अल्लाह करे कि कश्मीर का मसला हल हो जाए तो फिर वो खत्म हो जाए, लेकिन मेरे ख्याल में ये दो टेक्निकल डिफरेंसेस हैं बहुत बहुत शुक्रिया जहाँ करने के लिए। अब री, जरा इनके ऑब्जेक्टिव्स भी बता दें कि करने क्या गए हैं, चले ये जी क्या मतलब बना के ऑब्जेक्टिव्स क्या करें? ऑब्जेक्टिव जो है, आई एम लिटिल स्केप्टिक अबाउट इंडियन डेलीगेशन, क्योंकि वो अब पहले तो वो कोई दलील नहीं दे सके। जैसे डॉक्टर हसनैन ने अभी बताया कि उन्होंने वहां पे जब ये किया ऑपरेशन, तो उसको वो एम्बेसडर्स वगैरह को, डिप्लोमेट्स को बुला के ब्रीफिंग देने की लेकिन बगैर किसी दलाइल के। और इंडिया समझता है कि क्योंकि उसको, जो वो हमारा डियर शेरू है, उसको सारी जो है दुनिया ने वो हक दे दिया हुआ है कि वो इस खित्ते का चौकीदार बने, तो वो इसलिए समझता है कि वो जिस पे मर्जी भोंक ले उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ऐसी बात नहीं है, और मेरे ख्याल में ये इसलिए नहीं है कि जो टेररिज्म का नैरेटिव है ना, 9/11 के बाद इट सोल्ड वेरी वेल। और उस वक्त जो है, ऑल्दो पाकिस्तान सेक्रीफाइस, पाकिस्तान जॉइंड इन द फाइट अगेंस्ट टेरर, इंडिया की कोशिश थी कि पाकिस्तान को पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम बनाए बजाय पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन के, although we were the part of solution which the world now accepts। लेकिन उस वक्त इनकी यही सियासत थी कि आपको आइसोलेट करने की कोशिश करें और टेररिज्म का जो है ना वो एक ब्रांडिंग कर दे। मसला ये हुआ कि अब अमेरिका जो है अफगानिस्तान से जा चुका है। अब अमेरिका की कोई ऐसी फोर्सेस ऐसी जगहों पे नहीं है कि उनको टेररिज्म का नैरेटिव अट्रैक्ट करे। जब तक उनकी फोर्सेस थी, दे वर इंटरेस्टेड, सो इट वर्कड वेल। नाउ आई डोंट थिंक ये जो उन्होंने तो वो अपनी पुरानी माइंडसेट से टेररिज्म का नैरेटिव बिल्ड किया है, लेकिन आई माय पर्सनल फीलिंग इज कि इट इज अ रिडंडेंट कॉन्सेप्ट नाउ। वो इसलिए चल नहीं रहा, क्योंकि रिडंडेंट इसलिए है कि जो मिसफिट किया। पावर उनका इंटरेस्ट नहीं रहा इस कॉन्सेप्ट में। यस। अब जो है ट्रम्प साहब चाहते हैं तिजारत करें, आप जो है इक्तिसादी इंटरैक्शंस करें, उसमें फिर ये जो स्टीरियोटाइपिंग ऑफ टेररिज्म है वो ऑब्सोलीट है, जो कि इंडियन लीडरशिप शायद नहीं समझ पा रही। और अब वो क्यों मतलब अपनी डेलीगेशन भेज रहे हैं? प्रोबेबली बिकॉज देव रियलाइज कि उनका जो नैरेटिव था वो नहीं बिका, एंड परहैप्स मोदी साहब विद एन इंटेंशन फॉर हिज फेस सेविंग, आई डोंट नो इस चेहरे को कोई सेव कर सकता है, बट एनीवे ही माइट ट्राई कि एक और एक्शन किया जाए, तो उसके लिए दुनिया को वो वर्ल्ड ओपिनियन जो है वो बनाया जाए। सो वो वर्ल्ड ओपिनियन बिल्डिंग इन फेवर ऑफ देयर probably
फ्यूचर एक्शन है। तो यानी कुछ आई एम स्केप्टिक, और इसीलिए उन्होंने ये शशि थरूर को चुना, जो कि टेढ़ी अंग्रेजी, मुंह टेढ़ा करके अंग्रेजी बहुत बोल लेता है, लेकिन उसके जो नैरेटिव्स हैं वो कभी भी वो सब्सटैंटिव नहीं हुए। जो शशि तो थरूर ने लिखा है लेटर प्राइम मिनिस्टर को, वो आपने देखा है? उसकी अंग्रेजी पढ़ी है? वो मैंने डीप सीक में वो चिपका के मैंने डीप सीक से पूछा कि हाउ डू यू इवेल्युएट दिस लेटर। बहुत इंटरेस्टिंग उसकी फाइंडिंग्स थी, मैं आपके साथ शेयर ये करूंगा। तो नहीं कहा कि मेरे को लिखवाइए। मतलब है कि मतलब डिबेटिंग चैंपियन को भेजा है कि जी ये को तकरीरी मुकाबला जीतना जाके, वहां कोई मतलब डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट हो रहा है। यही तो बात है, बिकॉज वो यूएन में डिप्टी सेक्रेटरी जनरल रह चुका है, इसलिए दुनिया उसका चेहरा जानती है। सो प्रोबेबली वो यूएन का जो है द वे यूएन वर्क्स ऑन थिंग्स, वो Yes. उस जिंगो को यूज कर सकता है, उस लिंगो को यूज कर सकता है टू क्रिएट some kind of credibility for India for its future action. मेरा एडिट So क्वेश्चन it ले ये लो। was, ये जो आपने बात की ना ट्रम्प वाली, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि भाई तो मैं ट्रम्प का मैडम से सवाल मसला। करना चाहता हूँ, मुझे इजाजत है? जी सर, जरूर जी करें। please. अच्छा, बल्कि एक तो ये मैडम यहाँ पे ये तो शशि थरूर हो गया, बाकी तो तरोड़ मरोड़ हो गए, बाकी तो समझ नहीं आ रही। अच्छा, इधर से ये कोई जिंगो विंगो और लिंगो शिंगो बोलेगा, ये जो बाकी हैं, एक खातून है यहाँ पर जो कटलरी के अंदर उन्होंने बीएस ऑनर किया था, उसके बाद आप लोगों ने खर्चा लगा दिया उन्हें। अच्छा, उसके बाद एक और है, इसके बाद खुरम दस्तगीर क्या करेगा, डॉक्टर मुसद्दिक क्या करेगा, फैसल सब्जवारी क्या करेगा, तहमीना जंजुआ क्या करेगी, ये जो आप भेज रहे हैं वो क्या करेंगे? और एक नाम मैं आपके सामने नहीं लेना चाहता, कल मैंने बहुत लिया, दबा के लिया, आपके सामने नहीं लूंगा, क्योंकि आपके पास उन्होंने आने जाना होता है, फिर वो कहेंगे, शिकायतें लगाएंगे, देखें आपके होते हुए हमारा नाम लिया, ये तो अच्छी बात नहीं है, तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि 300 बिलियन नहीं लेने थे ना, बेशरम। सो बहरहाल, सो ये सारी चीजें थी। सो मुझे ये बताएं कि ये जो आपकी जो सफारती टीम है, लंदन, फिर वॉशिंगटन, पेरिस, इसका मतलब है इसने कोई चीज चुनी नहीं है, इसने जो मैंने अलाइनमेंट और नॉन अलाइनमेंट की बात की, आपने ब्लॉक पॉलिटिक्स को के बारे में क्या कहती हैं, और ब्लॉक पॉलिटिक्स के बारे में तो ये सोच ही नहीं रहे, जबकि बर्तानिया को ख्याल आ गया और ये जा रहे हैं लंदन, वाशिंगटन, पेरिस, ब्रसल्स। क्या करेंगे ये मैडम? Dr. Saab, because I'm not privy to the whole आप debate that went on. मुनव्वर को भेज स्किप कर देते हैं, डॉक्टर मुनव्वर की तरफ चले जाते हैं। डॉक्टर मुनव्वर साहब, मैंने शुरू में अपने इब्तिदाइये में एक बात की थी कि ये तुर्की अजरबैजान को गालियां दे रहे हैं इंडिया वाले, तो ये चीन और डॉक्टर अमेरिका मुनव्वर को ने भी ये जवाब नहीं देना, आप दोबारा से बॉल मेरी तरफ फेंक। सर आप मैंने खुद कर कुछ नहीं दीजिएगा बनना सर, आप मैंने खुद कर कुछ नहीं दीजिएगा। बनना, इन्होंने मुझे मारना ही है, मैंने ये सोच लिया कि मैंने मार खानी। नहीं सर, तो डॉक्टर साहब, डॉक्टर मुनव्वर ये बताएं कि ये जो इंडिया में नैरेटिव बना रहे हैं तुर्की और अजरबैजान को, तो ये चीन और अमेरिका भी तो देता है हमें असला, तो उनको कुछ नहीं कह रहे। तो दूसरी चीज ये है कि डॉक्टर आसिफ जफर, आपको भी शाबाश देनी पड़ेगी, आपने पूरी बॉल ही मिस कर दी है, आपने मैच ही नमक करा दिया। थैंक यू। मैं विकेट के पीछे खड़ा हूँ। अच्छा, आप सवाल सुन लीजिए, वैसे अब आप गवर्नर भी बन सके, पोजीशन खाली हो रही है। अच्छा, ओके, चलो सवाल सुन लीजिए डॉक्टर मुनव्वर। सवाल ये है कि ये पाकिस्तान को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि फ्रांस और दूसरे मुल्क इंडिया को असला दे रहे हैं, तो हमने तो फ्रांस के साथ कोई ताल्लुकात खराब नहीं किए, इन्होंने तुर्की के साथ कर लिए कि जो उन्होंने ड्रोन भेजे। ये क्या एटीट्यूड है और इसका क्या नतीजा निकलेगा अब इनके लिए? डॉक्टर साहब, मैं ये बात बड़ा फर्मली कह रहा हूं कि इंडिया अब तक क्राइसिस सिचुएशन से बाहर निकला ही नहीं है, और उसकी एक पहचान ये होती है कि आप शैलो थिंकर बन जाते हैं, आपके हाथ पांव फूले होते हैं, और आप जितने भी आपको गुर आते हैं डिप्लोमेसी के, और जितनी टेक्निक्स आपको आती हैं, वो सब आप भूल भाल जाते हैं, बिकॉज देयर इज अ वेरी शॉर्ट टाइम टू रिस्पॉन्स। बिहार में इलेक्शन सर पे खड़ा हुआ है, और फिर ये जो रीजनल जो पावर स्ट्रक्चर है
वो फ्रैंकली स्पीकिंग जनरल आसिम मुनीर ने उसे तोड़ फोड़ के रख दिया है। और मुझे याद आता है हफीज मलिक साहब, डॉक्टर हफीज मलिक साहब, मरहूम यूएस फॉरेन पॉलिसी के एक्सपर्ट थे। उन्होंने यूएस फॉरेन पॉलिसी पे एक किताब लिखी जिसमें उन्होंने कहा कि इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लुएंस अगर कोई पावर है हमारे खित्ते में तो उन्होंने कहा वो पाकिस्तान है, इंडिया नहीं है। और उनकी जो कही भी बात है आज से 3-4 साल पहले, वो अब साबित हो चुकी है कि आप ये समझिए ना कि पावर स्ट्रक्चर आप रियलिस्ट वर्ल्ड के अंदर, बिकॉज यू आर लिविंग इन एन एनार्किक सिस्टम जहां माइट इज राइट, जहां आपने सेल्फ हेल्प की पॉलिसी को लेके आगे जाना है। डॉक्टर साहब आप मुस्कुरा रहे हैं। डॉक्टर साहब आज रशिया का रोल प्ले कर रहे हैं, जो कॉन्डोलीजा राइस ने कहा था कि रशिया डिसरप्टिव पावर बन गया है। नहीं सर, कोशिश अच्छी कर रहे हैं, उनको करने देंगे सर। प्लीज कंटिन्यू। तो मेरा कहना यह है कि भारत अभी तक क्राइसिस से निकला नहीं है। हमारे यहाँ देखिए आप, एक फंक्शंस हो रहे हैं, क्रिकेट मैच हो रहे हैं, उसके अलावा तकरीबात हो रही हैं, जश्न मनाए जा रहे हैं। भारत के अंदर आप देखें तो एक सफे मातम बिछा हुआ है। दूसरा ये डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि भारत को अब कोई सीरियस ले नहीं रहा? आपको क्या लगता है कि जो डेलीगेशन बना के बाहर भेजने वाली बात है, उससे क्या जाहिर होता है कि इसका मकसद ये कि वो अपना स्टेचर खो चुके हैं? तीसरी बात डॉक्टर जी वो फायर फाइटिंग नहीं होगी सर, ये 2-3 दहाइयों के लिए मामला टल गया है। अब आप यकीन जानिए कि ये बड़ा मुश्किल होगा उसको इस पावर को रीगेन करने के लिए। और ये पाकिस्तान में प्रेडिक्शन चल रही है 24-25 की रात को कुछ होगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि जमीनी हकायक ये बता रहे हैं कि भारत मजीद खराब होगा। याद रखें कि भारत की मिसाल उस बंदे की तरह है जो कि कीचड़ में चला गया है, जितने हाथ पांव मारेगा उसको छींटे कीचड़ की ओर लगनी। चूंकि न रीजन के अंदर उसको सपोर्ट है, न इंटरनेशनल फोरम्स पे उसको सपोर्ट है। और सबसे बड़ी बात यह कि आर्मी का मोराल इस क्राइसिस को देखने के बाद और मार खाने के बाद आर्मी दोबारा नहीं उठेगी। और एम्बेसडर नायला चौहान साहिबा ने पहले भी अर्ज किया कि या गोरखा उनके पास रेजिमेंट है या सिख, दोनों लड़ने को तैयार नहीं है। लड़ेगा कौन? आपको लगता है ये बनिया लड़ेगा? डॉक्टर साहब, हमारी जो नस्ल है साइंटिफिकली इट इज क्रॉस ब्लड नस्ल। ये बड़े फाइटर्स होते हैं। आप देखें फैसलाबाद सियालकोट पे हमला हुआ, लोग लाठियां और बंदूकें लेके निकलेंगे, हम बॉर्डर पर लड़ने को जा रहे हैं। ये नहीं फाइट हो सकती डॉक्टर साहब, ये फाइट नहीं हो सकती। जी आज कराची के कबाड़िए ने इजरायली ड्रोन के पुर्जे बेचना शुरू कर दिए हैं। उसने कहा ये उसका बॉम्ब है, ये भी अवेलेबल है, ये उसका कैमरा है, ये उसके विंग्स हैं, विंग्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगा हुआ है, सब उसने अलग-अलग करके पुर्जे उसने कहा ये फॉर सेल जी। तो आप इस कौम से डॉक्टर साहब, इस कौम से फाइट करेंगे। और जहां तक